Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion and practical is design differentiator circuit and study output wave shape. In this lecture we theoretically design differentiator circuit and study its output wave shape with complete explanation and procedure. The objective of this lecture is to design and set up a differentiator circuit using operational amplifier and study output wave shapes. In this lecture, firstly we discuss about operational amplifier and then differentiator and the functions of the differentiator and its wave shapes, input and output wave shapes, and which operators we use in this lecture. In this practical, we discuss. The contents of this lecture is, firstly we discuss about an operational amplifier and the diagrams of an operational amplifier using inverting and non-inverting terminals, and what is differentiator, operation of differentiator, and apparatus we used for this practical, and the IC which is used in this practical, 741 pin configurations, and circuit diagrams, how to design on the breadboard circuit diagram, procedure for designing a differentiator on the breadboard, and circuit diagrams of a differentiator, and equations of differentiator circuits, calculations, complete calculations of differentiator circuits, input and output waveform, frequency response of an operational amplifier differentiator circuit, uses of differentiators, conclusions, and in the last we conclude of this practical and conclusion. सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है। सबसे पहले तो हमें एम्पलीफायर का जो मीनिंग है इसका पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर हम किसे कहते हैं। तो एम्पलीफायर जो है वो वीक सिग्नल को कन्वर्ट करता है स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में, यानी कि यहाँ पर अगर इसकी एग्जांपल मैं दूँ, यहाँ पे आपके पास कोई भी वीक सिग्नल्स हैं जो कि आप एम्पलीफायर को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये क्या करेगा, इसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, इसको हम कहते हैं एम्पलीफायर। तो एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, तो ये बेसिकली एक हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, और इसको हम यूज़ करते हैं टू परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ये हाई गेन एम्पलीफायर। अब इसमें क्या है, इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, 2 इनपुट टर्मिनल्स और 1 आउटपुट टर्मिनल्स। अब 2 इनपुट टर्मिनल जो है उसको यहाँ पे अगर हम डिफाइन करते हैं, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली अ 3 टर्मिनल डिवाइस विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 हाई इम्पीडेंस इनपुट्स। अब इम्पीडेंस हमारे पास क्या है, तो इम्पीडेंस हमारे पास इफेक्ट होता है, ठीक है, कंबाइन इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और वन ऑफ द इनपुट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग इनपुट, एक जो इनपुट है उसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, उसको हम मार्क करते हैं विद नेगेटिव साइन के साथ। द अदर इनपुट इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट मार्क्ड विद अ पॉजिटिव और प्लस साइन, और जो सेकंड इनपुट हमारे पास होती है उसको हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, उसको हम पॉजिटिव साइन से मार्क करते हैं। अब जो थर्ड टर्मिनल है हमारे पास वो क्या है, रिप्रेजेंट्स द ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स आउटपुट, ठीक है, वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट पोर्ट विच कैन बोथ सिंक एंड सोर्स आइदर और वोल्टेज और करंट, जिसमें यानी कि जो कि आपके पास वोल्टेज भी है, वोल्टेज गेन भी आप कर सकते हैं, करंट गेन भी कर सकते हैं, तो वो थर्ड आपके पास आउटपुट इनपुट होती है। इन अ लीनियर ऑपरेशनल एम्पलीफायर द आउटपुट सिग्नल इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। अगर आपके पास कोई लीनियर एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो उसमें आउटपुट सिग्नल आपके पास क्या होगा, एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा, जिसको हम एम्पलीफायर गेन्स भी कह सकते हैं। तो इसकी फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन डायग्राम से हम देखते हैं कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या है और नेगेटिव टर्मिनल क्या है, या इन्वर्टिंग इनपुट हम उसको क्यों कहते हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट क्यों कहते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास एक डायग्राम है जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की है। अब यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास जो पोर्ट है जिसको हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, और ये जो नेगेटिव साइन से शो करते हैं वो इन्वर्टिंग इनपुट है, और ये आपके पास क्या है, आउटपुट। यहाँ से ये आपके पास पॉजिटिव पावर सप्लाई, यानी कि इसको अगर आप यहाँ पे राइट अप करें तो ये आपके प्लस VC है, ठीक है,
और यहाँ पे आपके पास क्या है, नेगेटिव VC। अब इसका वर्क क्या है कि यहाँ से आप कोई भी इनपुट सिग्नल इसको प्रोवाइड करते हैं जो कि एम्पलीफाई करके आपको यहाँ पे गेन मिलती है, ठीक है, जिसको हम A से डिनोट करते हैं, एम्पलीफायर गेन, ठीक है। और वो जो आउटपुट जो है वो किसके इक्वल होती है, एक तो जो इनका डिफरेंस होता है जो इनपुट आप सप्लाई कर रहे हैं A, गेन जो है वो A इंटू V1 माइनस V2 के इक्वल होती है आउटपुट, यानी कि आपके पास होती है वो आउटपुट किसके इक्वल होती है, A इंटू V1। A क्या है, आपके पास जो गेन है, ठीक है, एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करके आपको गेन देगा, वो आपके पास A से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर आपके पास आउटपुट जो इक्वल होगी वो V1। ये आपके पास अगर हम कहें जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वो आपके पास V1 है, और जो इन्वर्टिंग इनपुट है वो आपके पास क्या है, V2। तो V1 माइनस V2 इंटू A, जो A है ये एक्चुअली में एम्पलीफायर जो करता है वो इक्वल होता है ऑलमोस्टली 10⁵ टू 6 के इक्वल, यानी कितने गुना एम्पलीफाई करके वो जो है सिग्नल आपको देता है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं माइक की, कि अगर हम माइक में इस तरह से बोलते हैं वो एम्पलीफाई करके जो है वो साउंड जो है वो आगे जो है वो पहुंच जाते हैं। इसी तरह से ये एम्पलीफायर डिफरेंट डिवाइसेस में भी यूज़ होते हैं। आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स की। स्टूडेंट्स हमारे पास है डिफरेंशिएटर। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों कहते हैं। तो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग का मतलब ये है कि जो आपके पास इन्वर्टिंग इनपुट होती है वो आपको चेंज करके, फेस चेंज करके जो है वो आउटपुट सिग्नल देता है, और जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग होती है वो फेस चेंज नहीं होती लेकिन एम्पलीफाई करके आपको जो है वो गेन मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं शो करूँ, अगर आपके पास इन्वर्टिंग है, ये आपके पास कोई भी इनपुट है, ठीक है, यहाँ पर ये इनपुट सिग्नल है जिसको हम VIN से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये आपने एम्पलीफायर एक लगाया है, ठीक है, एम्पलीफायर डिवाइस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप कहते हैं, ठीक है, ये एम्पलीफायर की डिवाइस। तो ये क्या करेगा, अगर इन्वर्टिंग है आपके पास तो ये क्या करेगा, इसकी फेज, ये आपके पास फेज आ रही है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसकी सॉरी यहाँ पे अगर लाइन लगाए तो ये आपके पास सिग्नल इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 180 के डिफरेंस से आपको आउटपुट देगा इस तरह से, यानी कि फेज डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। और अगर आपके पास नॉन इन्वर्टिंग होगा तो उसमें आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास इनपुट है, ठीक है, एम्पलीफायर है, ये नॉन इन्वर्टिंग में ये क्या करेगा, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके आपको आउटपुट जो है वो देगा, यानी कि उसकी फेज डिफरेंस नहीं आएगा, इन्वर्टिंग नहीं आएगा, जस्ट गेन जो है वो इंक्रीज होगी। तो इस तरह से ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में डिफरेंस है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक मेन हमारा वो है डिफरेंशिएटर। अब डिफरेंशिएटर हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्या आपके पास इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, अब हमने देखना है डिफरेंशिएटर। एक्चुअली में ये एम्पलीफायर का जो सर्किट आपके पास होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसको डिज़ाइन किया जाता है एज अ डिफरेंशिएटर। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, डिफरेंशिएटर इज अ सर्किट दैट इज डिजाइन सच दैट द आउटपुट ऑफ सर्किट इज अप्रोक्सीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इनपुट। कि जो आपने इनपुट जो है वो सप्लाई की है उसमें टाइम के लिहाज से जो चेंज आ रही है उस जो उसकी आउटपुट होती है वो इक्वल होती है। यानी कि इस तरह का जो आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, इसकी सर्किट डायग्राम भी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो डिफरेंशिएटर क्या करता है, उसको डिफरेंशिएट करके आपको जो है वो आउटपुट देता है इनपुट को। तो ये आपके पास होता है डिफरेंशिएटर। और सेकंड जो इसका सर्किट होता है, जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, उसी में जो आप स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, 2 रेजिस्टेंस, एक फीडबैक रेजिस्टेंस यूज़ की जाती है, एक इनपुट रेजिस्टेंस। जो इनपुट जहाँ से आप सप्लाई करते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस को वहाँ से रिप्लेस कर देते हैं कैपेसिटर के साथ। जब कैपेसिटर के साथ रिप्लेस करते हैं तो आपके पास डिफरेंशिएटर का जो सर्किट है वो डिज़ाइन हो जाता है। अगर हम स्टडी करना चाहें ऑपरेशन क्या है डिफरेंशिएटर का, वैसे तो हमने आज जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है उसमें डिफरेंशिएटर सर्किट जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं और प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरह से हम उसकी इनपुट वेवफॉर्म सब अप्लाई करते हैं और आउटपुट वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करते हैं ऑन द CRO। लेकिन वैसे ऑपरेशन अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएटर का ऑपरेशन क्या होता है बेसिकली, तो इसमें जो मेन रोल है वो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस का है,
जो कि उसके फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि अगर हम रिएक्टेंट्स को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ होगी, और अगर फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो रिएक्टेंस है वो डिक्रीज़ होगी। तो इस ऑपरेशन में भी इसी बात को जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि इनपुट सिग्नल्स आर अप्लाइड टू द कैपेसिटर सी। ये मैंने आपको सर्किट डायग्राम में भी बताया है कि जब हम इनपुट सिग्नल जो है वो कैपेसिटर के साथ हम अटैच करते हैं। कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द एनालिसिस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ डिफरेंशिएटर। कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इज, ये कैपेसिटेंस रिएक्टेंस का फार्मूला है, हम जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने इसको डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, कि XC जो है वो रिएक्टेंस है ऑफ द कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। FC इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैपेसिटर। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है रिएक्टेंस के साथ फ्रिक्वेंसी का। कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज अप्लाइड to the capacitor. At low frequency the reactance of the capacitor is high and at high frequency reactance is low. Therefore अब इसका जो है वो इफेक्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो लो है और रिएक्टेंस जो है वो हाई है, या फिर रिएक्टेंस लो है और फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई, तो इसका क्या मतलब होता है, एट लो फ्रिक्वेंसी एंड फॉर स्लो चेंजेस इन इनपुट वोल्टेज द गेन इज लो। कि अगर हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी है तो हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज में जो चेंज आएगी वो स्लोली आएगी, तो फिर उसकी जो गेन होगी वो भी लो होगी। और गेन का फार्मूला RF/XC, RF फीडबैक रेजिस्टेंस हमारे पास और XC उसकी रिएक्टेंस। वाइल एट हायर फ्रिक्वेंसी एंड फॉर फास्ट चेंजेस द गेन इज हाई। अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो सब अप्लाई करते हैं और उसमें जो है वो चेंजेस तेज़ी से आती हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, प्रोड्यूसिंग लार्जर आउटपुट वोल्टेज, तो फिर हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो लार्जर मिलेगा। और सेकंड ये जो पैराग्राफ है इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप DC वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो आपको आउटपुट जो है वो 0 मिलती है, और अगर AC वोल्टेज सप्लाई करेंगे, अगर इन्वर्टिंग आप को यूज़ करें और पॉजिटिव टर्मिनल को आपने ग्राउंड किया है एम्पलीफायर के, यानी कि सेकंड पिन जो है वो हम इन्वर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, थर्ड पिन जो है वो नॉन इन्वर्टिंग के लिए। अगर नॉन इन्वर्टिंग को आप 0 कर दें, इन्वर्टिंग वाली यूज़ करें, तो अगर पॉजिटिव इनपुट वेवफॉर्म आप सप्लाई करेंगे तो आपको नेगेटिव जो है वो इन्वर्स करके उसका जो है नेगेटिव साइकिल जो है वो मिलेगा। तो अब यहाँ पैराग्राफ में देखते हैं, इफ अ कांस्टेंट DC वोल्टेज इज अप्लाई एज इनपुट देन द आउटपुट वोल्टेज इज 0। इफ द इनपुट वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 0 टू नेगेटिव द आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव। ठीक है, इफ द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव द आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव, यानी कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा। इफ अ स्क्वायर वेव इनपुट इज अप्लाइड टू द डिफरेंशिएटर देन अ स्पाइक वेवफॉर्म इज ऑब्टेन्ड एट द आउटपुट। कि अगर हम स्क्वायर वेव जो है वो इनपुट अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएटर को तो हमें स्पाइक वेवफॉर्म मिलती हैं। ये हम वेवफॉर्म में भी इसके देखेंगे, और प्रैक्टिकली जब हम इसको परफॉर्म करेंगे हम देखेंगे कि अगर हमारी इनपुट सिग्नल में हम स्क्वायर वेव दे रहे हैं तो आउटपुट सिग्नल में हमें स्पाइक्स मिलेंगे। इसी तरह से रेक्टेंगुलर देंगे तो आउटपुट वेव में हमें किस तरह की फॉर्म मिलेगी। इस तरह के मुख्तलिफ वेवफॉर्म्स इनपुट एज अ इनपुट सिग्नल जो है वो अप्लाई करके हम देख सकते हैं, उसकी आउटपुट वेवफॉर्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑन द CRO। नेक्स्ट इसमें ऑपरेटर्स हम कौन कौन सा यूज़ करते हैं, फंक्शन जनरेटर। ठीक है, फंक्शन जनरेटर के जो आप इनपुट सप्लाई दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, इसके लिए हम यूज़ करते हैं 741 IC। ये IC का नंबर है जो हम डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। स्कूलोस्कोप यूज़ करते हैं, रजिस्टर जो है उसको यूज़ करते हैं, पावर सप्लाई, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी जिसके थ्रू आप पावर सप्लाई देंगे, कैपेसिटर यूज़ करेंगे, एंड कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू आप इस सारे सर्किट को जो है वो डिज़ाइन करेंगे। In this practical, the IC which is used for operational amplifier is 741. The IC pin configuration is here. In 8 pins are present in the 741 IC, and the second pin is, and also called second terminal, is called inverting terminal, and third terminal is called non-inverting, and the fourth pin is for minus VCC power supply we used, and 6 pin is for output, and pin number 7 is for positive VCC, and 8, 5 and 1 are not connected for operational amplifier in this IC. Procedure of this practical is, firstly I draw the neat and clean circuit diagram according to the circuit diagram on the breadboard. I connected the components on the breadboard according to circuit diagram. I use the value of C and R, the value of capacitor and resistance which we used in the circuit is mentioned. Connect the function generator to the capacitor
and connect the power supply plus VCC and to the inverting input at pin 2. Connect the ground of function generator and CRO channel 1 to the ground of the breadboard. It means that according to this circuit diagrams, the components are imported on the breadboard and grounded of the function generators and CRO channel 1 on the breadboard grounded mean negative VCC and plus power supply VCC applied to the inverting input. And after that, to observe the output at CRO, connect its channel 1 port to the resistance. For output observations, we connect the channel 1 port to the resistance. Note that the input waveform can be observed on CRO at channel 4. यानी कि CRO पर हमारे चैनल्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। इस तरह से जो चैनल नंबर 1 है वो हम आउटपुट के लिए ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम उसको जो है वो ऑन करते हैं तो हम उस पर ऑब्जर्व करेंगे आउटपुट वेवफॉर्म, और अगर हम चैनल 4 को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम जो इनपुट वेवफॉर्म होगी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इज़ इम्पोर्टेड टू द CRO channel 4 externally. I repeated the experiment by feeding rectangular and wave at the input and observe the output. रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म को भी हम इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो रिपीट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म को यूज़ करते हुए उसकी आउटपुट किस तरह से होगी। अगर रेक्टेंगुलर हम इनपुट वेवफॉर्म देते हैं तो आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे ऑन द CRO. Now in this diagrams we saw the breadboard designing circuit for differentiator. Here we saw this is the resistance and here is the capacitor and input signal, and using I741 IC and pin number 3 for 2 for inverting and pin number 3 for non-inverting. Pin number 4 should be ground and minus VCC, and pin number 7 is plus VCC supply. Here if you mention here, then this is the plus VCC pin number 7, and pin number 6 is output waveform, connect with the CRO, and pin number 6 is pin number 4 is minus VCC and should be ground on the breadboard, and pin number 3 is non-inverting, and pin number 2 is inverting, and pin number 3 is non-inverting input. And here is the resistance and this is the capacitor. We connect with the inverting input signal, and second terminal is should be ground or input from the function generator, and resistance is connected to the inverting input. And here is the plus VCC supply for observing the output on the breadboard. This is the main circuit diagram we design on the breadboard. This is the circuit diagram for differentiator. Now in this diagram first, this is the circuit diagram for differentiator. Here we supply plus VCC or input waveform, and here we connect with the capacitor, and capacitor is connected with the resistance, feedback resistance, which is connected from to the output. And here is the operational amplifier, and for this we use 741 ICC. And this is here is the mention for the values of the operators we used in the circuit diagram. And 1 nanofarad is capacitor is used here, and 1 mega ohm resistance used, plus 5 to 9 volt battery connected for plus VCC and minus VCC. And this is the complete circuit diagram of an ideal differentiator. Now we used in the practical lab. This is the circuit diagram, we modify circuit diagram which is used in the practically performance in the lab. And this is circuit diagram is for an ideal circuit of the differentiator. We use in the practically lab 1 resistance and 1 capacitor is extra used for designing the circuits on the breadboard and to performing the differentiator function.
तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएटर सर्किट कि जो आप आईसी सप्लाई कर रहे हैं उसके बाद जो आपके पास कोई भी जो है आईसी यानी कि जो कैपेसिटर में से करंट पास होकर आपके पास आ रहा है वो इक्वल टू आई एफ है, ठीक है, जो आपके पास फीडबैक का करंट है, क्योंकि इसके सेंटर में कोई भी आप रेजिस्टेंस जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए जो है वो आईसी इक्वल टू आई एफ है। तो आईसी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक है, ये कैपेसिटेंस सी, यहाँ पे आप जो मेन इक्वेशंस होती है आपके पास Q इज इक्वल टू सी वी, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, ये हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू सी वी। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, डी क्यू, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, डी क्यू ओवर डी टी विच इज इक्वल टू सी आपके पास कांस्टेंट है, डी वी ओवर डी टी। अब आपको पता है कि आपके पास जो टाइम होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, ये आपके पास डी क्यू ओवर डी टी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये हमने इससे रिप्लेस कर दी आई सी से, कि जो आपके पास करंट है वो आई सी है। तो यहाँ पे इसकी जगह अगर हम आई सी लिखेंगे तो वोल्टेज को भी जो हमारे पास सिंपल वी है उसको भी हम आई सी कर देंगे, वी सी कर देंगे, ठीक है। सी आपके पास ये कॉन्स्टेंट कैपेसिटेंस, ये आपके पास आ जाएगा डी वी सी ओवर डी टी। तो इस तरह से ये आपके पास करंट की इक्वेशंस आती है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखिए, ठीक है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आपको इस तरह से इन स्टेप्स में भी आप इसको कर सकते हैं कि किस तरह से आपने इस इक्वेशंस को लिखना है। तो आईसी जो करंट है आपके पास ये इक्वेशंस आ गई, इसके इक्वल है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये वी सी किसके इक्वल है, ठीक है। अब वी सी जो हमारे पास थी, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था डायग्राम्स में, ठीक है, यहाँ पे वी इन आपके पास आ रही है, कैपेसिटर्स के बाद यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट एक्स था, जो मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट एक्स है, ठीक है, जिसपे मैंने कहा था कि वोल्टेज जो है वो 0 होगी। अब ये यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो वी एक्स होगी, जो कैपेसिटर्स के साथ है। आई सी हमने कहा है करंट यहाँ से पास कर रहा है, तो वोल्टेज आपके पास क्या होगी, वी सी, ठीक है, वी सी। अब ये जो वी सी है वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे देखिए ये वी एक्स और यहाँ पे वी इन, यानी कि वी इन में से माइनस कर देंगे आप वी एक्स तो आपके पास वी सी आ जाएगी। तो ये डी वी सी जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गई, वी इन माइनस वी सी ओवर डी टी। तो ये आपके पास इस तरह से आ गई, विच इज इक्वल टू वी एक्स माइनस, अब ये इसको हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है आई एफ की, ठीक है। आई एफ किसके इक्वल है, क्योंकि हमने कहा इस इक्वेशन को अगर 1 कह दे आई सी इज इक्वल टू आई एफ, तो आई एफ के लिए हम ये इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि आई एफ जो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट जो इक्वेशन थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो थी आर एफ थी, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर आपके पास होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये आपके पास अगर आई एफ है तो ये आपके पास आ जाएगी V ओवर आर एफ, ठीक है। आई एफ किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू V ओवर आर एफ, ठीक है। वो जो आपके पास ओम्स लॉ है उसको आप अगर इस रिप्लेस कर दे तो ये आपके पास आ जाएगा आई एफ इज इक्वल टू V ओवर आर एफ। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज की। अब ये जो वी एफ आपके पास यहाँ पे अगर वी एफ इसको लिख दो वो किसके इक्वल है, कि यहाँ से आपके पास ये जो वी एक्स था, ठीक है, वो, और यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस जहाँ पे लगी थी उसके इस साइड पे यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ रही है, ठीक है। जो आउटपुट का वोल्टेज है माइनस वो हो जाएगा, और यहाँ से जो वी एक्स है वो वी एक्स में से माइनस वी आउट कर देंगे तो ओवर आर एफ, तो ये आपके पास आई एफ आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन हम 1 कह दें, इसमें वैल्यूज पुट कर दें आई सी की और आई एफ की, तो आपके पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। बाय वर्चुअली ग्राउंड कंसेप्ट के हम कहते हैं वर्चुअली हमने इसको क्या किया है, ग्राउंड किया है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो आपके पास डिफरेंशिएटर का पॉइंट ए है
ठीक है, वो इक्वल टू वी एक्स जो आपके पास यहाँ पे थी वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको ग्राउंड कर देना। तो जब ये 0 हो जाएगी, इस इक्वेशन में जो अब इक्वेशन आपके पास वी एक्स की वैल्यू उसमें 0 आप पुट कर दें, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, सी इंटू डी वी एन माइनस 0 ओवर डी टी विच इज इक्वल टू 0 माइनस वी आउट ओवर आर एफ। अब वी आउट विच इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये आपके पास माइनस ये जो वी आउट वाला है, क्योंकि हम वी आउट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसको अगर हम माइनस वी आउट को एक साइड पे रहने दें तो आर एफ दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम वी आउट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिली है, तो आप माइनस का साइन इस साइड पे भी लगा सकते हैं, या माइनस से आप अगर कहें दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो ये जो वी आउट वाला माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरी साइड पे जो है वो माइनस उसके साथ में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर एफ सी डी वी इन ओवर डी टी। Thus, output of differentiator is depending upon differentiation of the input voltage. ये जो आउटपुट है आप उसको किस तरह से इनपुट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रही है आउटपुट वोल्टेज। जी स्टूडेंट, समझ आ रही है सबको? नेक्स्ट हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो हम स्टडी करते हैं इसमें कि किस तरह से डिफरेंशिएट किया आपके पास आउटपुट वेव फॉर्म आती है, कौन सी आप इनपुट वेव फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको कौन सी आउटपुट मिलेगी। तो वी आई एन का मतलब जो इनपुट आपके पास वेव फॉर्म है वोल्टेज, वो हम यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं स्केयर वेव, कि आप इनपुट में आप उसको स्केयर वेव दे रहे हैं। द स्केयर वेव इज द कम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेप सिग्नल, कि जो स्केयर वेव होती है वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेप्स का कम्बिनेशन होती है। द आउटपुट ऑफ स्टेप सिग्नल इज अ स्पाइक, जो लेकिन हमें जो आउटपुट मिलती है वो स्पाइक्स में मिलती है। फॉर पॉजिटिव स्टेप सिग्नल अ नेगेटिव स्पाइक इज ऑब्टेन, अगर हम पॉजिटिव स्टेप देंगे उसके लिए हमें उसके ऑपोजिट नेगेटिव स्पाइक मिलेगी, बिकॉज इट इज़ इन्वर्टिंग डिफरेंशिएटर, क्योंकि ये इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्टिंग डिफरेंशिएटर है इसलिए। अब किस तरह से नेगेटिव स्पाइक आपको मिलती है पॉजिटिव के ऑपोजिट, या आप नेगेटिव देते हैं तो आपको पॉजिटिव किस तरह से मिलती है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये आप देखें, ये आपके पास है इनपुट वेव फॉर्म्स यानी कि इनपुट सिग्नल्स, और ये आपके पास है आउटपुट सिग्नल्स। ये आपके पास स्केयर वेव है एज एन इनपुट वेव फॉर्म, तो यहाँ से अगर आप ये एक स्केयर है, ये जो आपकी इनपुट है ये इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक आपको मिलेगी। नेक्स्ट ये आपके पास है इस तरह से, ये आपके पास नेक्स्ट ये फिर आपके पास यानी कि ऑपोजिट मिलेंगी। यहाँ पे आपको ये वाली जो चीज़ है वो इसके अराउंड मिलेगी, ये वाली चीज़ इसके अराउंड। तो ये आपके पास स्पाइक्स मिलती हैं स्केयर वेव्स की, लेकिन अगर ट्रायंगुलर है तो फिर आपको स्केयर वेव रेक्टेंगुलर मिलती है, यानी कि एज अ फॉर्म ऑफ स्केयर ही होती है, लेकिन इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो साइड्स इक्वल। तो जब ट्रायंगुलर वेव देंगे इस शेप में तो आपको आउटपुट इस शेप में मिलेगी, और इसी तरह से जब आप साइन वेव देंगे तो आपको साइन वेव मिलेगी, यानी कि उसके ऑपोजिट मिलेगी। जहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे उसका नेगेटिव होगा, कि ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगी साइन वेव, ठीक है। जहाँ इसके ये 0 आ रहा है यहाँ पे इसके मैक्सिमम वैल्यू आएगी साइन वेव की, तो इन्वर्ट करके आपको आउटपुट मिलेगी, इसलिए ये इन्वर्टिंग डिफरेंशिएटर भी जो है वो कहलाता है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर के इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो हम किस तरह से देख सकते हैं। तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स में द गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल, कि जो आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं एक्चुअली में ये फ्रिक्वेंसी आप किस तरह से सेट करते हैं। जो आपके पास फंक्शन जनरेटर होता है जिसके अकॉर्डिंग आप इनपुट सिग्नल देते हैं, वहाँ पे फ्रिक्वेंसी सेट की जाती है, ठीक है। जैसे आपके पास वोल्ट मीटर होता है ना, वहाँ पे आपने अगर रेजिस्टेंस को यूज़ करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप उसको सेट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस पे अगर आपको करंट की वैल्यू चाहिए, करंट पे इस तरह से उसमें फंक्शंस लिखे होते हैं, वहाँ पे आप उसको बटन को जो है वो सेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इस तरह से होता है कि जो आपके पास फंक्शन जनरेटर होता है वहाँ पे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जो है वो आप सेट कर लेते हैं। तो ये कहते हैं कि जो आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर है वो डायरेक्टली अब डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी के इनपुट, जो इनपुट के सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी पे, कि जो आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो कितनी फ्रिक्वेंसी का दे रहे हैं, ठीक है। हैंस फॉर डीसी इनपुट्स वेयर एफ इज इक्वल टू 0, लेकिन जो आपके पास डीसी होता है आपको पता है उसकी ना कोई साइन वेव या इस तरह से नहीं है, वो डायरेक्ट इनपुट जो है वो एक ही लाइन में आपको जो है वो शो हो रही होती है, इसलिए उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 0 होती है। द आउटपुट इज आल्सो 0, इसलिए उसकी आउटपुट भी जो है वो 0 है। लेकिन एसी की जो है वो आपके पास इनपुट सिग्नल भी होगी और उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी गेन के जो आपको आउटपुट मिल रही है और इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी इनपुट आउटपुट जो है वो डिपेंड करेगी। गेन एक्चुअली में यहाँ पे हम आउटपुट को कह रहे हैं, जो आप आउटपुट में गेन कर रहे हैं,
एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल इंक्रीजेज द आउटपुट आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज कर सकती है। ये कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ से आप जब फंक्शन जनरेटर पर आप वेव की फ्रिक्वेंसी कम या ज़्यादा करते हैं तो वो वेव जो है वो बन रही है। अगर छोटी विड्थ की बन रही है, फिर जैसे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करेंगे उसकी मैक्सिमम मिनिमम जो है वेवलेंथ का वो इंक्रीज़ कर जाएगा ब्लॉक, उसके वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की जो है वो शो होगी। अगर कम देंगे तो वो कम उसकी विड्थ रहेगी इस तरह से। तो वो फ्रिक्वेंसी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर इंक्रीज़ करेंगे इनपुट का सिग्नल तो आउटपुट में भी आपको उसकी जो है वो इंक्रीज़ मिलेगी। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ, तो इस तरह से जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे वैल्यूज़ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे आपके पास उसकी गेन की वैल्यू क्या आपको मिल रही है आउटपुट की, वो भी आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉक्स बने होते हैं, हर एक बॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी ये जो डिफरेंट स्केल यहाँ पे ये आपके पास वाई एक्सिस और जो है वो एक्स एक्सिस में है, इसके अकॉर्डिंग कि आप अगर 10 मेगाहर्ट्ज़ या 10 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं तो आउटपुट में गेन आपको 0 मिल रही है या कितनी आपको मिल रही है, वो आप इस तरह से ड्रा करेंगे। वैल्यूज़ पे यहाँ पे पॉइंट्स पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह से अगर आप 10⁻², ठीक है, उसकी इंक्रीज़ कर देते हैं 100 कर देते हैं तो फिर आपको कितनी उसकी वैल्यू मिलती है 20 जो है वो उसकी गेन मिलती है इन डेसिबल। तो इसी तरह से आप ये देखेंगे कि इस तरह से एक जो है वो आपके पास लाइन जो है वो शो होगी जो कि उसके फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ को शो करेगी, जो कि बताएगी कि आपकी जो गेन है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है फ्रिक्वेंसी पे, कि जितनी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है उतनी उसकी में गेन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये डायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, इनका आपस में डायरेक्टली का रिलेशन है। Uses of differentiator circle is in ideal cases a differentiator reverses the effects of an integrator on a waveform and conversely. Hence, they are most commonly used in wave shaping circuits to detect high frequency components in an input signals. Differentiator are an important part of electronics analog computers. यानी कि डिफ्रेंशिएटर जो है इसके मेन यूजेस हैं, ये हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए वेव शेपिंग में यूज़ होते हैं एंड ये इम्पोर्टेंट पार्ट हैं या इम्पोर्टेंट रोल है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड एनालॉग कंप्यूटर्स में। In the last, we conclude that the operational amplifiers are widely used and it can be used for several purposes depending on the objects under concern. जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं या वो डिफरेंशिएटर हो या इंटीग्रेटर हो, उनको हम सेवरल पर्पस के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट कंसर्न के लिए। कैपेसिटर्स जो है वो मेजर रोल इन डिटरमिनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्किट्स। जो हमारे पास ये सर्किट्स होते हैं एम्पलीफायर्स जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं सर्किट्स एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हुए, उसमें कैपेसिटर जो है वो उनका मेजर रोल्स होता है जो कि उस सर्किट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताते हैं। द डिफरेंशिएटर सर्किट डिज़ाइंस आउटपुट वेवफॉर्म हैव बीन स्टडीड इन दिस प्रैक्टिकल। आई होप कि आपको आज के प्रैक्टिकल्स की जो है थ्योरेटिकली और किस तरह से हम उसको परफॉर्म करेंगे अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं लॉकडाउन के बाद तो हम इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली लैब में परफॉर्म भी करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।